हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से हम आपकी नॉलेज लेकर आए हैं और साथ में आपके 55 प्रश्न हैं जो कि एमसीक्यू बेस हैं। आपके प्रश्न जैसे कि हम कराते हैं आपके एमसीक्यू, क्योंकि जितने भी आगामी आपकी परीक्षा होने वाली हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एमसीक्यू ही आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 मैं आपको करा चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, उसका आपको लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप सीधा अगर प्लेलिस्ट पे जाकर देखना चाहते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट 1 के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगी वीडियो। आज आपका ये पार्ट 2 है और इसमें जो आपको भारतीय बैंकिंग प्रणाली, राष्ट्रीय आय और साथ में वित्तीय संस्थान, भारतीय कर ढांचा, आपके कर, वाणिज्य, व्यापार, सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। और ये जो आपका वीडियो का कंटेंट है ये थोड़ा न्यू है। जो पहले वाली वीडियो थी उसमें थोड़ा ओल्ड कंटेंट था आपका, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए कि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, न्यू में से भी और आपके पुराने कंटेंट में से भी। तो आपका कंसेप्ट दोनों ही क्लियर होने चाहिए, पुराना भी और नया भी, ठीक है। और साथ में जब आप वीडियो पूरी देखते हैं तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। दूसरी बात, जब ही आप एमसीक्यू कर पाते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आप सीधे एमसीक्यू की तैयारी करते हैं तो भूल जाइए आप कि आप पेपर अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे एमसीक्यू आप कितने भी रटिए, कितने भी आप चाहे 1000 भी एमसीक्यू करें, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया था। मैं इसलिए आपके लिए थोड़ी सी जानकारी लेकर आती हूँ और उस थोड़ी सी जानकारी में भी मैं आपको पूरे ही कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आती रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल पर जो है आपको अगर पसंद आ रही है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने की कोशिश कीजिए, और जो जुड़ चुके हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक। अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रियाकलापों व गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, आर्थिक से संबंधित भारतीय बैंकिंग प्रणाली, राष्ट्रीय आय, वित्तीय संस्थान, ये सभी किसमें आते हैं? आर्थिक क्रियाकलापों में आते हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं जरूर, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इस तरह का क्वेश्चन बता देती हूँ कैसा बनता है आपका क्वेश्चन। देखिए, जैसे आपका द्वितीय क्षेत्र ले लीजिए, इसके अंतर्गत कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो लोहा इस्पात है वो कौन से क्षेत्र में आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के? तो आप क्या बताएंगे? द्वितीय क्षेत्र के। तो जब आपको पता होगा 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण। ये जरूर नोट कर लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है देख लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी अर्थात राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। तो इसमें सार्वजनिक भी, और सार्वजनिक का मतलब क्या लिया गया है? निजी, जो खुद के हमारे अपनी जो हमारी कंपनियां होती हैं, जो हमारे बैंकिंग होते हैं, वो सब किस में आता है? सार्वजनिक या निजी में आता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये सब होता है। दूसरा, राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। तो मुझे लगता है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। आगे देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन भारत का, आर्थिक नियोजन के तहत सामाजिक व आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास निश्चित अवधि में किया जाता है। एक समय सीमा, जैसे आपका 2011 से 2012 तक, इस तरह की समय सीमा तय कर दी जाती है। उसी अवधि के अंतर्गत ही आर्थिक नियोजन होता है और उसके अंदर ही आपको विकास करना होता है, उसके लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, ठीक है, विकास के। अब आगे देख लीजिए, इसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास लक्ष्यों को निर्देशित करने में योजना आयोग, जो वर्तमान में नीति आयोग है, जो मेरी पहली आपकी जो अर्थव्यवस्था की मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है वहाँ पर भी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि योजना आयोग और नीति आयोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद फिर नीति आयोग के बारे में। भारत, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से मैंने कहा ना, आपका ओल्ड और न्यू, पुराना और नया, दोनों में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि योजना आयोग जो है नीति आयोग हो चुका है तो इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर नोट डाउन करिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के नीति आयोग पर। योजना आयोग हम समझ चुके हैं, अब आते हैं नीति आयोग। क्या है नीति आयोग? इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग
है। यह आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पगाड़िया थे। वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितना भी आपका है, ये जीके में भी आपके क्वेश्चंस जाते हैं और साथ में अर्थव्यवस्था में भी क्वेश्चंस आपके जाएंगे। एक प्रकार से दो आपके टॉपिक इसमें तैयार हो जाएंगे, जीके का भी और साथ में अर्थव्यवस्था का भी। अब आते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या है पंचवर्षीय योजना? 1 अप्रैल 1951 से भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। 12वीं योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। अब देखें, यहाँ पर सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी है, इसको आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर योजना अवधि है, यहाँ केंद्रीय बिंदु है। अब देख लीजिए केंद्र बिंदु क्या होता है। जो योजना बनाई गई है वह किसके केंद्र में थी, यानी किस केंद्र को लेकर बनाएगी, किस बिंदु को लेकर बनाएगी। तो जो पहली योजना बनाई गई थी वो 1951 से 1952 तक थी, लेकिन वह कृषि के विकास पर बल दिया गया था। क्या किया गया था इसमें? जो हमारी कृषि होती है, जो हमारी खेती बाड़ी होती है, उस पर बल दिया गया था। फिर दूसरी योजना 56 से लेकर 61 थी। इसमें आधारभूत व भारी उद्योगों का विकास के पर बल दिया गया था। फिर तीसरी योजना में आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। फिर चौथी योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग योजनाओं के अलग अलग जो है केंद्र बिंदु रहे। इसको आप ध्यान से देखना और पढ़ना, क्योंकि ये योजनाएं कोई सी भी योजना आपसे पूछी जा सकती है। वैसे तो 11वीं योजना ज़्यादा केंद्र में रहती है, त्रितर और अधिक समावेशी विकास, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास। अब 12वीं योजना 12 से 17 तक। ठीक है, त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास इसमें शामिल है। अब देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेरा-डोमर मॉडल पर तथा द्वितीय पंच योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये जरूर नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय सभी को पता है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। जो हमारी सरकार की आय वो कैसी होती है, कहाँ से होती है? राष्ट्रीय आय से ऐसे किसी देश में वर्ष के अंत में उत्पादित सभी वस्तुएं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है ना। भारत की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? 1867 से 1868 के बीच में। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी गठन CSO द्वारा की जाती है। अब देखिए, यू तो होगा आपका, यू हो गया आपका जो पुराना, और ये हो गया आपका क्या, नया। तो दोनों में आपको डिफरेंस करके इसको पढ़ना है। राष्ट्रीय आय का माप का आधार 2011-12 है। इसके पहले राष्ट्रीय की माप का आधार वर्ष 2004-05 था। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन करें आप। अब है सकल घरेलू उत्पाद, सकल मूल्य योजित, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए क्या होता है। आपने सुना भी होगा सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, शायद आपने पढ़ा ना हो, लेकिन आज पढ़ लीजिए इसके बारे में, घरेलू उत्पाद के बारे में क्या है ये। देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, इसका शॉर्ट फॉर्म GDP कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको GDP की फुल फॉर्म भी पता चल गई है और सकल घरेलू को क्या कहते हैं वो भी चीज़ आपको पता चल गई है। यह देश की आर्थिक जो प्रदर्शन का एक बुनियादी माप होता है, यानी कि यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अब है मूल्य योजित। कैसे होता है मूल्य योजित? GVA कैसे करते हैं? सकल मूल्य योजित माप को सकल घरेलू उत्पाद में सब्सिडी से प्रत्यक्ष बिक्री कर को घटाकर प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? निवल। अब यहाँ निवल देख लेते हैं क्या है। सकल घरेलू उत्पाद GDP में से उत्पादन की क्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है। समझ रहे हैं ना आप क्या समझा रही हूँ मैं? जो उत्पादन हुआ आपका उसमें से जो मशीन जो प्रयोग में आई, उसकी पूंजी में जो लगी उस पर उसका जो पूंजी का मूल्य था उसकी जो कमी हुई उसका घटा दिया जाता है। फिर उसके बाद निवल घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP कहते हैं, तब ये निकाली जाती है। NDP = GDP और यहाँ पर ये मूल्य ह्रास यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कर ढांचा क्या है? कर तो सभी को पता है, सभी अदा करते हैं कर किसी न किसी तरीके से। तो इसमें प्रकार क्या होते हैं करों के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष सभी को पता है, सामने से, परोक्ष छिपा हुआ कर देना।
ठीक है, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आरोपित होते हैं, यानी कि उनके द्वारा बताए जाते हैं या लगाए जाते हैं। आरोपित मतलब लगाए जाते हैं, राज्यों के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर क्या है? निगम कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, लाभांश कर, ब्याज कर, आय कर, उपहार कर, पूंजी लाभ, ये सब क्या है? ये प्रत्यक्ष कर केंद्र के द्वारा। ये चीज़ भी देखना अपना, केंद्र के और राज्य के। अब केंद्र सरकार के जो है परोक्ष कर, ये सारे जो हैं आपके केंद्र सरकार के परोक्ष कर हैं, जो आपको नहीं पता चलते हैं, वो लगाते हैं या आप देते हैं, पता नहीं चलता है। राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष कर क्या है? ये उनके राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष कर हैं, जैसे होटल प्राप्ति पर कर, गैर शहरी संपत्तियों पर कर, व्यवसाय पर कर, जो भी लोग रोजगार करते हैं वो कर चुकाते हैं। राज्य सरकारों के परोक्ष कर कौन कौन से हैं? व्यापार कर, विद्युत कर, जैसे आपका पता ही नहीं चलता है, सट्टेबाजी पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, ये सब देख लेना आप, ठीक है। अब है राष्ट्रीय कृषक योजना। खेती को लेकर कौन कौन से आयोग हुए हैं अभी तक? राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग का प्रमुख कार्य कृषि क्षेत्र की समस्या, किसानों की कृषि आगतों अनुपस्थिति का पता लगाकर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए यथासंभव उपायों का पता लगाना था। इसको जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ नेफेड क्या है? इसके बारे में यहाँ पर अच्छे से पढ़िए, इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे, कृषि लागत या मूल्य आयोग क्या है? CACP। इसका स्थापना वर्ष 1965 में कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसको जरूर नोट डाउन करें। यह कृषि की लागत व बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार की कृषिगत उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि के निर्धारण हेतु सरकार की सलाह देती है। जरूर इसको भी आप पढ़ें अच्छे से, चाहे नोट डाउन करना करें, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लें। अब है कृषि क्रांति। कब हुई है कृषि क्रांति? इस विचार के प्रतिपादक राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। जरूर नोट डाउन करें कि कृषि क्रांति की जो शुरुआत की या प्रतिपादक थे या प्रवर्तक थे, कौन थे। इसके तहत ये सब होता है, इसको पढ़ लेना। सबसे पहले हरित क्रांति आई, ये आपको मैं बता भी चुकी हूँ क्वेश्चंस हरित क्रांति के बारे में, तो इसको आप पढ़िए ध्यान से। 1960 के दशक में मैक्सिको में लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों में गेहूं की नई व अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का विकास हुआ। कब? हरित क्रांति 1960 के दशक में, ठीक है। ये आप पढ़िए अच्छे से इसको। अब यहाँ पर और भी क्रांतियाँ हैं, कृषि क्रांति और खेती से संबंधित और कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई उसके बारे में। श्वेत क्रांति, पीली, गोल, नीली, लाल, इंद्रधनुषी। श्वेत थी दूध से संबंधित, पीली तिलहन, गोल आलू, समझ जाओगे गोल से तो ही है ना। नीली मत्स्यन जो मछली है ना। लाल पता है मांस होता है, टमाटर होता है। तो कुछ आप इनके नाम से भी गैस करके लगा सकते हो, जैसे दूध सफ़ेद होता है तो श्वेत क्रांति है ना। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब जैसे कृषि का समस्त इंद्रधनुषी, अब भाई इंद्रधनुषी तो होती है खेती, कहीं आपके सरसों के पीले फूल खुलते हैं, कहीं आपके हरे हरे जो है खेत होते हैं, तो हर तरह के इंद्रधनुषी वहाँ पर कलर नज़र आते हैं खेती में। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली, कृष्ण पेट्रोलियम। कैसा होता है पेट्रोल, किस कलर का होता है, कृष्ण को क्या बोला जाता है। तो इस तरह से भी आप थोड़ा गैस करके भी इन क्रांतियों को याद कर सकते हैं। चलिए महारत्न कंपनियां देख लीजिए कौन कौन सी हैं। महारत्न कंपनियां भारतीय तेल निगम IOC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। तो इनको आप इस तरह से याद करना, इनको तो ज़रूर ही याद करना महारत्न कंपनियों के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नवरत्न कंपनियां ये थी महारत्न कंपनियां, यहाँ पर है नवरत्न कंपनियां। कौन कौन सी हैं? भारतीय नौवहन निगम, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ऑयल इंडिया लिमिटेड, न्यूएन लिग्नाइट कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसके बारे में आप अच्छे से इनको लिख लीजिए हिंदी में इनके बारे में, और इनका जो है यहाँ पर ये फुल फॉर्म हिंदी में है और यहाँ पर इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में नेम है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आ गए हैं आपके प्रश्नों पर, जो कि कुल 55 प्रश्न हैं। कुछ आपके यहाँ पर जितनी भी डिटेल कराई है मैंने, यहाँ से आप MCQ निकालेंगे तो मेरा मानना है अगर आपने यहाँ से 100 क्वेश्चंस भी निकाले, 50 क्वेश्चन 55 आपके हैं, तो 150 क्वेश्चन आपको बहुत ही क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। और जो आपकी पहली वीडियो पार्ट 1 है उसको भी ज़रूर देखें और मैच करिए कि दोनों में क्या अंतर है, उसके प्रश्नों में इसके प्रश्नों में अगर अंतर है तो जो अंतर वाले प्रश्न हैं आपके उनको उठाइए और उनको
तैयार कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था है। क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था? बिल्कुल अभी अभी आपको मैंने क्लियर किया था, इसीलिए मैं आपको जो है पहले डिटेल में थोड़ा समझा देती हूँ, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछती हूँ। और मैं बोलती भी हूँ कि आप खुद से इन प्रश्नों को लगाइए, क्योंकि जब मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ तो आपको खुद से इनको लगाना है। ठीक है, जो नहीं बताए हैं डिटेल में उनका आंसर मैं आपको बताऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी आपको भी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये भी खुद से करिए। बिल्कुल अभी अभी समझाया आपको। निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है, ये भी लगाइए खुद से। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र, ये भी लगाइए खुद से। योजना आयोग का गठन कब किया गया, ये भी अभी बिल्कुल सब डिटेल में आपको मैंने समझाया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग के जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ये मैं आपको बताती हूँ इसका उत्तर। इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, वर्ष 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी बिल्कुल मैंने नोट में जो नीचे नोट लिखा था वहाँ पर ये इसके बारे में बताया था, देखिए जाकर उसमें। इसकी जो है मैं इसलिए पता क्यों करा रही हूँ आपको कि खुद से करिए। अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे वो सीधा सोच रहे होंगे कि MCQ कब कराएंगी मैडम, ये डिटेल क्यों पढ़ा रही है मैडम। डिटेल की तो बुक्स है हमारे पास, हो सकता है जो आपके पास बुक्स हो उसमें ये कंटेंट ना हो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप ये जो है डिटेल भी पढ़िए और फिर वहाँ से MCQ निकालिए और प्रश्नों को खुद से करिए। देखना कितनी अच्छे से तैयारी होगी। कुछ अलग तरह से मैं ये पैटर्न लेकर आई हूँ। मैं भी यूट्यूब के चैनल्स और भी देखती हूँ, आप भी देखते होंगे, तो उनमें क्या है सीधे सीधे MCQ आप लोगों को कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई, हाँ ये चीज़ आपको बता देते हैं। 11वें का आपका हो जाएगा 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ये भी आपको बताती हूँ। 12वें का आपका बी, छठी योजना में रोलिंग प्लान बनाया गया था। 12वीं पंच योजना का कार्यकाल अपने आप से बताइए। हमने थोड़ा मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया भी था 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, ये भी आपको जस्ट अभी बताया है। राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। 15 का आपका भी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय क्या है, लगाइए, बता चुकी हूँ। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, ये आपको बता देते हैं। 7वें का भी 2011 से 12 तक राष्ट्रीय आय की गणना का आधार। योजना आयोग के द्वारा, अब देखिए योजना आयोग का बन चुका ना प्रश्न। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के आपको याद करने हैं। 18 का आपका क्या हो जाएगा सी, 1977 में क्या हुआ, इनके आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया। कब, 1977 में योजना आयोग के द्वारा। अब देखिए जब योजना आयोग ने जो कार्य किए हैं वो तो वो योजना आयोग के द्वारा ही पूछेंगे ना, यहाँ पर नीति आयोग क्यों डालेंगे। जो नीति आयोग कर रहे हैं वो वहाँ से पूछना शुरू करेंगे। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, ये चीज़ भी आपको हम बता देते हैं। कैलोरी के आधार पर किया जाता है किसका, गरीबी का आकलन। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है, तो इन्होंने जब रिपोर्ट बनाई सुरेश तेंदुलकर ने, तो वो आंकड़ा कितना था उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 37.2% यानी कि परसेंटेज। भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर ये तीनों ही, संरचनात्मक बेरोजगारी, आदर्शीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तीनों प्रकार की बेरोजगारी यहाँ पर पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, ये भी अच्छा प्रश्न है, तो आपने लगाया होगा, तो आप देख लीजिए उत्तर सही है क्या। वर्ष 1948 में नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी, जो नई उद्योग नीति आई थी भारत में उसकी घोषणा कब की गई, तो 23 का आपका हो जाएगा सी, वर्ष 1991 में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, लगाइए, मैं बता चुकी हूँ महारत्न कंपनी के बारे में। राउरकेला ओडिशा में जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी, इसका मैं उत्तर बताती हूँ आपको। 25 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, जर्मनी की सहायता से राउरकेला में स्थापना हुई किसकी, इस्पात संयंत्र की। ठीक है, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, इसके बारे में भी बताते हैं। 26 का आपका भी, लेकिन आपका ये नाम मान के चलिए 95% आपका ये प्रश्न आता ही आता है, इसको जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न देख लीजिए। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति
केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 27 का आपका हो जाएगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक है किस तरह का बैंक है? जो आपका SBI है वो किस तरह का बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। 28 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, जिनके सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है। वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये भी आप जरूर नोट डाउन करें, इसको आप 90% में मान के चलें, ठीक है। 29 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका? 1980 में। भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? भारतीय महिला बैंक जो है उसका विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय स्टेट बैंक में, ठीक है। भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित कब किया गया, कहाँ किया गया? 31 का आपका हो जाएगा बी, कोची में, ठीक है। इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया कोची में। कब किया गया था ये भी आप देखना, और आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? जरूर नोट डाउन करें, 90% में इसको लेके चलें। 32 का आपका हो जाएगा सी, छठी पंचवर्षीय योजना में किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड बैंक की। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। 33 का भी 1988 में। शायद ये हमने डिटेल में भी आपको बताया इसके बारे में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, ये भी हमको आपको बताते हैं। 34 का आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, तो इसके बारे में बताना है। ये जो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए इसका उत्तर। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं। 35 का आपका उत्तर थोड़ा चेंज है, हैदराबाद में है, ठीक है। 35 पे डी, हैदराबाद में। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में, सॉरी। निक्की किस देश की स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? निक्की जो है किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 36 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, जापान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? इसके बारे में बताना है, मुंबई के शेयर मूल्य सूचकांक के बारे में। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सेंसेक्स। इसके बारे में अधिकतर जो है स्टूडेंट जानते ही हैं, और मुझे लगता है ये वाला जो शेयर मूल्य है ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है, ज़्यादा लोग यहाँ के शेयर खरीदते भी हैं। निम्न में से कौन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? प्रत्यक्ष कर के बारे में आप ऊपर पढ़कर आए हैं, अप्रत्यक्ष के बारे में भी आप ऊपर पढ़कर आए हैं। लगाइए इसका आंसर, इसका आंसर भी खुद से लगाइए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए ऊपर सारे कर आपको बताए गए हैं अच्छे से। आगे चलते हैं। कौन से कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? ये बिल भी आपके सबको बताएंगे, तब बताइए कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं। भारत में GST कब से प्रभावी हुआ? ये प्रश्न अच्छा है, इसको जरूर नोट डाउन करें, इसको 90% में आप लेकर चले। 41 का आपका हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 1917 से। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्पाद GST के कर स्लैब से बाहर है, यानी कि उसको नहीं लगाता है? तो 42 का आपका हो जाएगा डी, ये सभी कर स्लैब से बाहर है। क्या होता है कर स्लैब? अगर आप नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तब भी कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, और जानते हैं तब भी बताइए। तो ये सभी जो हैं कर स्लैब से बाहर हैं। निम्न में से कौन सी दरें GST से कर स्लैब की दरों में शामिल है? GST के कर स्लैब की दरों में है। तो 43 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 5%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। 44 का आपका हो जाएगा बी, वर्ष 1860 में। चलिए आगे चलते हैं। पहला बजट 1860 में आया था। निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया? बहुत अच्छा पूछा जा सकता है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 45 का आपका उत्तर है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, जो पहले आपको ये गलती से सी बताया था, मोरारजी देसाई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया? रेल बजट को आम बजट में शामिल कब किया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 2017 से आम बजट में इसको शामिल कर दिया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है। वित्तीय व्यवस्था का दोनों के बीच क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, वित्त आयोग, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर उसको नोट डाउन करें, YV रेड्डी। चलिए आगे चलते हैं। औद्योगिक ऋणता से संबंधित समिति कौन सी है?
जो औद्योगिक बीमारी होती है उससे संबंधित जो है रुग्णता क्या होती है, पता है ना सबको। समिति से कौन सी है, तो 49 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, गोस्वामी समिति। जो ये औद्योगिक की जो भी कमजोरी है, बीमारियां जो भी होते हैं, उससे संबंधित ये समिति है। किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित किरीट पारेख समिति ने सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं। नरसिंघम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, नरसिंघम समिति का 51 का क्या होगा आपका, बताइए जल्दी से। बैंकिंग क्षेत्र से, नरसिंह समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। राजा चलैया समिति किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश करती थी या की थी, तो 52 का आपका हो जाएगा जी, कर सुधार में। राजा चलैया समिति ने कर सुधार, कर में किस तरह से सुधार किया जा सकता है। आगे देख लीजिए, स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया है, स्टैंड अप इंडिया। 53 का आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी को, अनुसूचित जनजाति को भी, अनुसूचित जनजाति को भी और साथ में महिलाओं को भी स्टैंड अप इंडिया के तहत उद्यमशील, जानते होंगे उद्यमशील क्या होता है, इनको बनाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 95 में इसको लेकर चलें। 54 का आपका हो जाएगा बी, मुफ्त LPG कनेक्शन। वैसे तो ये योजनाओं के जब हम लाभ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इनकी जानकारी रहती ही है। अगर नहीं जो लाभ उठा पाते हैं और बिल्कुल ही वो उनका पढ़ाई से टच छूटा रहता है तो शायद वो उनके बारे में जान नहीं पाते, तो उनके लिए ये उत्तर सही रहते हैं। ये सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, ये भी अच्छा प्रश्न है। 55 का आपका उत्तर हो जाएगा रोजगार से, सोलर चरखा योजना। तो इस प्रकार से आपकी 55 प्रश्न मेरे हो चुके हैं। और जो आपको मैंने जो है आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया है, जो कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर बताया है, उसमें से आप MCQ ज़रूर निकालें। 100 के आसपास आपके आराम से निकल जाएंगे। अगर आप 100 से ऊपर भी वहाँ से निकालना चाहेंगे तो आराम से आपके बन सकते हैं वहाँ से प्रश्न। और अगर आपको और भी इसमें कंसेप्ट जानने हैं, तो आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई टॉपिक ऐसा है, तो आप उस टॉपिक का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।